Hello everyone, welcome to Krishna Coaching Center and we are going to continue the first chapter of our book Political Theory and here we are going to discuss about the political theory and हमारा question क्या है आज का कि why do we study या what do we study in political theory। हम political theory में भाई पढ़ेंगे क्या। अब हमने देख तो लिया जी कि political theory politics का ज़रूरत क्यों है, बट इसमें हमें पढ़ने की क्या क्या ज़रूरत है। सो अगर हम अपने अराउंड देखें तो हमें अपने अराउंड बहुत सारी मूवमेंट्स देखने को मिलती है। अब मूवमेंट्स का मतलब ये नहीं कि चचा चल रहे हैं चची चल रही है। मूवमेंट्स का मतलब है डेवलपमेंट या फिर चेंज, जो भी हमें सोसाइटी में देखने को मिलता है पॉलिटिक्स में हम उसे मूवमेंट बोलते हैं। बट अगर हम उस चीज़ को डीपर वे में देखें तो हम क्या देखेंगे कि ये सारे जो चेंजेस हैं ना, ये सब कुछ सर्टेन वैल्यूज कुछ सर्टेन प्रिंसिपल्स पे हो रहा है, जिसने इंस्पायर किया लोगों को, गाइड किया लोगों को कि वो इस टाइप का पॉलिसी बनाए जो लोगों के डेवलपमेंट में हेल्प करे। आइडियल्स जैसे कि डेमोक्रेसी, फ्रीडम, इक्वालिटी, इन सब की वजह से जो डिफरेंट कंट्रीज है उसने अपनी वैल्यूज़ को प्रोटेक्ट करके रखा और अपने आप को डेवलप करके रखा है। जैसे इफ़ आई टॉक अबाउट अमेरिकन एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भले ही थीम दोनों का सेम हो बट दोनों कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अलग है, क्योंकि उनका मेन पहला मकसद क्या रहता है कि अपनी वैल्यूज़ को बचा के रखना। अब किसी भी कंट्री की वैल्यू कोई भी हो सकती है, वो कोई भी कंट्री अपने आप डिसाइड करती है। सो दीज डॉक्यूमेंट्स डिड नॉट एमर्ज ओवरनाइट। ये सारे डॉक्यूमेंट्स ओवरनाइट तो एमर्ज नहीं हुए, ये धीरे धीरे आइडियाज़ पे, प्रिंसिपल्स पे हुए, जिनकी डिबेट कई सालों से चल रही थी, लाइक सिंस द टाइम ऑफ कौटिल्य। और कौटिल्य का टाइम देखिए आप, एरिस्टोटल का टाइम देखिए, जीन रोशियो, कार्ल मार्क्स, गांधी जी, अंबेडकर जी, इन सब के टाइम पे डिफरेंट डिबेट्स जो भी पॉलिटिकल थ्योरी थी उस पर चलती हुई आई है। अब हम 5th सेंचुरी बीसी में अगर जाएं तो जो जो आपका प्लेटो थे या फिर एरिस्टोटल थे, इन्होंने डिस्कस किया अपने स्टूडेंट्स से कि क्या मोनार्की सही है या डेमोक्रेसी बेटर है। मोनार्की क्या होता है जब राजा का राज होता है, और डेमोक्रेसी क्या होता है जब प्रजातंत्र होता है, लोग वोटिंग करते हैं, लोगों ने अपने अपने विचार दिए। कुछ लोगों को मोनार्की भी ठीक लगता था, ऐसा नहीं था उन्हें राजा के राज में बुराइयां लगती थी, कुछ लोग उसके भी फेवर में थे। सो इन मॉडर्न टाइम्स जो रोशियो हैं, उन्होंने पहले क्या आर्ग्यू किया, ये आर्ग्यूड फॉर द फ्रीडम एज अ फंडामेंटल राइट ऑफ ह्यूमन काइंड। रोशियो क्या आर्ग्यू करते हैं कि जो फ्रीडम है ना, वो ह्यूमन काइंड का फंडामेंटल राइट है, आज़ादी सबको ही मिलनी चाहिए। सो कार्ल मार्क्स आर्ग्यूड दैट इक्वालिटी वॉज क्रूशियल एज फ्रीडम। उन्होंने बोला कि आप आज़ादी तो दे दोगे, बट उस आज़ादी का फ़ायदा ही क्या जब इक्वालिटी ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई टॉक अबाउट टुडे, आपने बोला कि मेल एंड फीमेल को सेम राइट्स हैं, बट व्हेन यू विल गो इनटू द डीपर सोसाइटी, जो फ्रीडम है उनकी, ठीक है सेम फ्रीडम है, बट क्या सच में इक्वालिटी है? क्या समाज आज भी महिलाओं और पुरुषों को एक ही नज़र से देखता है? ये सारे थॉट्स थे। और कार्ल मार्क्स का जो क्वेश्चन था वो था जो आपके लाइक वर्कर क्लास के लोग थे। उन्होंने बोला कि आप कितनी भी फ्रीडम दे दो, वर्कर क्लास के लोग हमेशा गुलाम ही रहेंगे जो बुर्जुइस हैं उनके। अब ये सारे डिस्कशन, ये सारे मुद्दे बहुत टाइम से चलते हुए आ रहे थे। अब क्लोजर होम, अगर हम अपने घर की बात करें या अपने देश की बात एक तरीके से करें, तो गांधी जी ने क्या डिस्कस किया था, उन्होंने जेन्युइन फ्रीडम की बात कही थी या स्वराज की बात कही थी। उनकी जो बुक है हिंद स्वराज, नाम याद रखिएगा, हिंद स्वराज किसने लिखी? महात्मा गांधी जी ने। इसमें उन्होंने स्वराज के बारे में डिस्कशन किया। जो अंबेडकर जी थे, ही विग्रसली आर्ग्यूड दैट द शेड्यूल्ड कास्ट मस्ट बी कंसिडर्ड माइनॉरिटी एंड एज सच रिसीव स्पेशल प्रोटेक्शन। उनकी बात क्या थी कि ठीक है आप फ्रीडम दे रहे हो, बट इक्वालिटी की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि शेड्यूल कास्ट जो है उस समय इंडिया जैसी कंट्री में उनकी बहुत अच्छी दशा नहीं थी। जो इनफैक्ट अंबेडकर जी की भी पढ़ाई हुई थी वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करके हुई थी, तो उन्होंने चाहा था कि जो शेड्यूल कास्ट है जो बहुत पीछे रह गई है उसको स्पेशल प्रोटेक्शन दिए जाए, उसको स्पेशल राइट्स दिए जाएं। अब ये जो आइडियाज़ थे ये सारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बने, हमारे प्रियम्बल का पार्ट बने, जिसके अंदर फ्रीडम को भी इंश्राइन किया गया, इक्वालिटी को भी इंश्राइन किया गया, राइट्स दिए गए, अनटचेबिलिटी को हटाया गया।
और जो गांधी जी के प्रिंसिपल्स थे उनको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में रखा गया। तो सब चीजें जो थी वो शुरू कहाँ से हुई, वो शुरू एक विचार से हुई, और वो ऐसी विचारधारा जो पब्लिक की भलाई के लिए थी। सो पॉलिटिकल थ्योरी डील्स विद द आइडियाज एंड प्रिंसिपल्स जो शेप करेंगे कॉन्स्टिट्यूशंस को, गवर्नमेंट्स को, सोशल लाइफ को इन अ सिस्टमैटिक मैनर। ये क्लैरिफाई करेंगे द मीनिंग ऑफ कंसेप्ट जैसे कि फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म एंड सो ऑन। और उसके अलावा यहाँ पे बात किसकी होगी, सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स। किस किस प्रिंसिपल, जैसे कि रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर, जुडिशियल रिव्यू, इन सब की। So this is done by examining the arguments advanced by different thinkers in defense of these concepts. अब जो रोशियो थे या जो मार्क्स थे या जो गांधी जी थे वो कभी भी पॉलिटिशियन नहीं बने। उनके जो आइडियाज थे उन्होंने इन्फ्लुएंस करा जनरेशंस ऑफ पॉलिटिक्स को, जनरेशन ऑफ पॉलिटिशियंस को एवरीवेयर, बट दे वर नॉट पॉलिटिशियन इटसेल्फ। These are called contemporary thinkers. अब इन लोगों को, रोशियो जैसे लोग हो गए, मार्क्स जैसे लोग हो गए, गांधी जी जैसे लोग हो गए, ये सब किसके अंदर आते हैं, सब कंटेम्पररी थिंकर्स के अंदर आते हैं, who draw upon them to defend freedom, democracy in our time. अब besides examining arguments जो political theorist होते हैं also reflect upon हमारी जो current political experience है और point out करते हैं trends को, possibility of futures, तमाम बातों की ये बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन है, इसको आप देख सकते हैं। अब किसके अगेंस्ट बात करेंगे, अगेंस्ट वो बात करेंगे यानी कि जो कास्ट सिस्टम है या पॉवर्टी सिस्टम है इन सबको दूर करने की बात करेंगे। क्योंकि कोई भी सोसाइटी कब डेवलप होगा, जब वहाँ पे इक्वालिटी होगी इन ऑल द सेंस। कास्ट वगैरह के अलावा जो नेक्स्ट चीज़ होता है ना वो है इकोनॉमिक सेंस। आपने ठीक है कास्ट वगैरह को भी बोल दिया आपने कि दैट इज एवरीथिंग इज इक्वल, बट जो मनी है ना दैट इज ऑलवेज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। तो उसमें कैसे इक्वालिटी आए, उसमें कैसे बैलेंस आए। तो सम पीपल मे हैव अ प्रिविलेज प्लेस इन सोसाइटी, बट जो बहुत अदर लोग होते हैं वो डिप्राइव्ड होते हैं, उनके पास बेसिक नेसेसिटीज तक नहीं होती। कुछ एबल होते हैं कि वो जो चाहे वो अचीव कर सकते हैं, बट कुछ इतने अनेबल होते हैं कि वो स्कूल तक नहीं जा सकते, और स्कूल नहीं जाएंगे तो उनको फ्यूचर में डिसेंट जॉब्स मिलने के ना के बराबर चांसेस हैं। सो उनके लिए फ्रीडम अभी भी एक बहुत दूर के सपने जैसा है, कि ऐसा सपना जो बहुत ही मुश्किल है। समथिंग लाइक कि जो आज़ादी है उनके लिए वो महलों में बैठी किसी खूबसूरत राजकुमारी जैसी है, और वो गरीब एक कमरे में है जहाँ पे सारे सपने उसी कमरे में दम घोट देते हैं। सो ये सारी बातें, ये सारी फिलोसफिकल बातें जो हैं ये पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर आती हैं। सेकेंडली, ट्रू फ्रीडम इज गारंटेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो फ्रीडम की तमाम बार बात हुई है, गारंटी देता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कि आपको आज़ादी मिलेगी। इसके नए नए इंटरप्रिटेशंस टाइम टू टाइम हमें देखने को मिलता है। तो दिस इज अ बिट लाइक प्लेइंग अ गेम एज वी प्ले चेस या क्रिकेट। तो हम धीरे धीरे लर्न करते हैं कि कैसे रूल्स का इंटरप्रिटेशन किया जाए। आज भी जो बहुत सारे लोग क्रिकेट देखते हैं उन्हें शायद सारे रूल ना पता हो, तो इन द प्रोसेस हम डिस्कवर करते हैं नए या ब्रॉडर मीनिंग्स ऑफ गेम इटसेल्फ। सिमिलरली जो फंडामेंटल राइट्स है वो क्या गारंटी करेगा, वो गारंटी करेगा कुछ ऐसे राइट्स जो सारे इंडिविजुअल को मिलेंगे। ये कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दे रखे हैं राइट्स, इसका भी री इंटरप्रिटेशन टाइम टू टाइम होता रहता है नए नए सर्कमस्टांसेस के साथ साथ। फॉर इंस्टेंस जो राइट टू लाइफ है उसका इंटरप्रिटेशन तो कोर्ट ने 1.5 लाख बार कर दिया होगा। यानी कि इसके अंदर तो बहुत सारी चीज़ें, आपको पता है राइट टू स्लीप, आपको सोने का अधिकार है। अगर आप सो रहे हो और आपको कोई जगा रहा है एक ऐसे टाइम पे जो कॉन्स्टिट्यूशन ने ओके नहीं बोल रखा, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के खिलाफ है, और जिसने आपको जगाया उसको जेल भी हो सकती है। इसका ये मतलब नहीं कि सुबह सुबह पुलिस बुला लो, मम्मी मुझे नहीं उठा सकती तुम, अभी मैं पुलिस बुला लूंगा, बट ये राइट टू लाइफ के अंदर आता है। सो जो राइट टू इंफॉर्मेशन है हैज़ बीन ग्रांटेड थ्रू न्यू लॉज, नए नए लॉज बनाए जाते हैं। सोसाइटी इनकाउंटर करेगी नए नए चैलेंजेस को जो जनरेट करेंगे नए नए इंटरप्रिटेशंस को। अब जो फंडामेंटल राइट्स हैं these are guaranteed by our constitution and have been amended and expanded over time to time। ये सब हम ऑलरेडी जो हमारी फर्स्ट बुक है उसमें बहुत डिटेल में कर चुके हैं।
सो थर्डली, जो हमारा वर्ल्ड है वो चेंज हो रहा है, हम डिस्कवर कर रहे हैं नए नए डायमेंशंस ऑफ फ्रीडम एज वेल एज जो नए थ्रेट्स टू फ्रीडम। फ्रीडम के नए नए हमने तरीके देखे, नए नए डायमेंशंस देखे। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें अच्छी होने के बावजूद नए नए थ्रेट भी तो आ रहे हैं फ्रीडम में। जैसे कि अगर मैं आईटी थ्रेट की बात करूं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यहाँ पे जो डेटा चोरी है, इसका कंसेप्ट कितना खतरनाक है आप ये देखो। बट अगर हम अब से 20 साल पहले जाएं, 20-25 साल पहले, तो हमें कोई खतरा ही नहीं था कि डेटा भी चोरी हो सकता है या उसको चोरी होके क्या होगा। सो नए नए थ्रेट भी फ्रीडम में आ रहे हैं। तो फॉर इंस्टेंस ग्लोबल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ईजी बना रही है किसी के लिए भी कि कुछ भी चीज़ कहीं से भी इंफॉर्मेशन गैदर हो सकती है। सो मेकिंग इट easier फॉर एक्टिविस्ट टू नेटवर्क विद वन अनदर अक्रॉस द वर्ल्ड फॉर प्रोटेक्टिंग ट्राइबल कल्चर और फॉरेस्ट। अच्छी बातें क्या हो रही है कि इससे जो एक्टिविस्ट लोग हैं वो एक दूसरे से जुड़ के किसी भी एक ग्रुप की रक्षा कर सकते हैं। इट मे बी ट्राइबल कल्चर, फॉरेस्ट, कुछ भी। बट ये इनेबल कर देता है टेररिस्ट को भी, क्रिमिनल्स को भी, कि वही वो सेम नेटवर्क यूज़ कर सकें। तो जो इंटरनेट कॉमर्स है वो उसका डिमांड बहुत ज़्यादा है, बट इंटरनेट कॉमर्स को यूज़ करते हुए आपका डेटा चोरी हो सकता है, आपके बैंक अकाउंट से पैसे जा सकते हैं। सो जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा आज़ादी मिली, वहीं पर ही आपको उस आज़ादी के साथ कुछ ऐसे खतरे आ गए, कुछ ऐसी चीज़ें आ गई जिसको डील करना हमें बहुत अच्छे से नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने लाइफ में इससे पहले नहीं देखी है। तो चीज़ें नई हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको डील करने का तरीका भी नया होगा। अब यहाँ पे एंशियंट ग्रीक की बात कर रहे हैं, तो एंशियंट ग्रीस में जो सिटी था एथेंस, जो वहाँ पे सोक्रेट्स थे, ही वॉज डिस्क्राइब्ड एज द वाइजेस्ट मैन। जो सोक्रेट्स थे ग्रीक में, एथेंस में, सोक्रेट्स को वाइजेस्ट मैन बोला जाता था क्योंकि उसके पास ना कुछ ऐसी कला थी कि वो लोगों से सवाल करता था और उसके सवाल ऐसे होते थे जो ऑफेंसिव भी होते थे बट किसी को ऑफेंड भी नहीं करते थे, और करते थे तो उसको उससे डील करना आता था। तो ही वॉज नोन फॉर हिज क्वेश्चनिंग एंड चैलेंजिंग पॉपुलैरिटी हेल्ड बिलीफ अबाउट सोसाइटी, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। तो जो सोक्रेट्स था उसका कुछ अलग ही विचारधाराएं थी रिलीजन के बारे में, सोसाइटी के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में। फॉर दिस ही वॉज कंडेम्ड टू डेथ बाय द रूलर्स ऑफ एथेंस। अब जो ये विचारधाराएं थी, जो एथेंस के रूलर थे, उनको कुछ खास पसंद नहीं आई और उसको उन्होंने मृत्यु की सजा सुना दी। अब जो उनके स्टूडेंट थे प्लाटो, उन्होंने उनकी लाइफ के बारे में एक्सटेंसिवली लिखा, उनके आइडियाज़ के बारे में लिखा। कौन से बुक में? उनकी जो बुक थी रिपब्लिक, उसमें उन्होंने क्रिएट किया सोक्रेट्स का कैरेक्टर एंड थ्रू हिम एग्जामिन द क्वेश्चन कि व्हाट इज जस्टिस। और उनका नाम यूज करके, उनकी आइडियोलॉजी यूज करके प्लाटो ने क्वेश्चन पूछा कि न्याय सच में है क्या। So the book opens with a dialogue between Socrates and Cephalus. So in the course of this dialogue, जो Cephalus हैं उसके जो friends हैं, they came to recognize that their understanding of justice is inadequate and unacceptable. अब जब उनसे बात हुई तो जो Cephalus को, उसके फ्रेंड्स को लगा कि जो इस बंदे के विचार है ना जस्टिस के बारे में, वो inadequate है, वो unacceptable है। सो जो इम्पॉर्टेंट थिंग थी इन दिस इज दैट जो सोक्रेट्स था, Socrates uses reason to reveal the limitations and inconsistency in a given point of view. Socrates सही बात को सही बोलता था, गलत बात को गलत बोलता था। पर अगर वो किसी बात को गलत बोल रहा है तो उस बात को गलत बोलने के उसके पास बहुत सारे रीजंस होते थे। अब his adversaries eventually admit that the views they had held and lived by could not be sustained. अब जो उनके adversaries थे उन्होंने क्या एडमिट किया इवेंचुअली, कि जो व्यूज़ थे जो उनके थे एंड जिस व्यूज़ के साथ वो रह रहे थे उसको सस्टेन नहीं किया जा सकता। यानी कि जो विचार हैं समय समय पर लोगों को बदलने ही पड़ेंगे। अब उनमें से ही कुछ लोग होते हैं जो आगे आने वाली विचारधाराओं के पायनियर बनते हैं, जो आगे आने वाली चीज़ों की शुरुआत करते हैं और उनको मोस्टली कंडम कर दिया जाता है, सोसाइटी से हटा दिया जाता है। बट बाद में हाँ वैल्यू भी समझ में आती है कि इट वाज लाइक राइट। अब आपने नाम सुना होगा चैट रूम का, अभी रिसेंट केस आया था बॉयज़ लॉकर रूम। आपने अगर न्यूज़पेपर वगैरह फॉलो किया होगा तो आपको इस केस के बारे में पता होगा कि किस तरीके से कुछ टीनेज का जो ग्रुप था उन्होंने लिटरली प्लानिंग कर ली थी पूरी की पूरी
कि किस तरीके से जो एक गर्ल है उसका रेप किया जाता है। पुलिस आई, फिर बाद में पता चला जो लॉकर रूम जिसने बनाया था, जो उसके हेड थे, वो कोई लड़का नहीं था, वो एक लड़की थी जिसने एक फेक आईडी बनाई थी। सो बहुत लंबा केस चला था ये। और उसके अलावा ये सारी चीज़ें जो है टेररिस्ट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाती है, क्योंकि टेररिस्ट के पास भी साइंटिस्ट हैं, उनके भी अपने इंजीनियर्स होता है जो इस चीज़ का इंटरप्रिटेशन निकालते हैं। सो हाउ मच रेगुलेशन इज जस्टिफाइड, और कौन इसको रेगुलेट करेगा। अब देखो इंटरनेट है, ये जो सारी की सारी चीज़ें, रेगुलेशन की ज़रूरत है, बट रेगुलेशन करें किस हद तक। बहुत ही बेसिक लेटेस्ट एग्जाम्पल टिकटॉक का बैन होना। क्यों इसको बैन किया गया? क्योंकि डेटा लीक की खबरें थी, यहाँ पे प्राइवेसी आपकी जो थी वो इससे भंग हो रही थी। सो किस किस चीज़ पे रोक लगानी चाहिए, कौन डिसाइड करता है? तो गवर्नमेंट या सम इंडिपेंडेंट रेगुलेटर। पॉलिटिकल थ्योरी हैज़ अ लॉट टू टीच अस अबाउट पॉसिबल आंसर्स, कि क्या ये फैसला गवर्नमेंट लेगी या कोई इंडिपेंडेंट रेगुलेटर लेगा। तो पॉलिटिकल थ्योरी में इसके जो आंसर्स हैं धीरे धीरे सर्च करके हमको मिल जाएंगे। अब देखो आंसर क्या हो सकता है इसका, कि वो टोटली डिपेंड करेगा कंट्री पे, कि वो आपका मोनार्की है या डेमोक्रेसी है या कम्युनल जो पार्टीज हैं वहाँ पे वो डील कैसे कर रहे हैं लोगों से। जो पॉलिटिक्स में इस समय पार्टी रूल कर रही है वो पूर्ण बहुमत के साथ है, कंप्लीट मेजोरिटी के साथ है, या कोलिशन के साथ है। बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज पुटिंग पॉलिटिकल थ्योरी टू प्रैक्टिस। अब जो थ्योरी थी वो तो हमने देख ली, बट इस थ्योरी को हम प्रैक्टिस में कैसे लेके आएंगे। तो इस टेक्स्ट बुक में वी कन्फाइन अवर सेल्फ टू वन एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी विच डील्स विद द ओरिजिन, मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस। अब इस बुक में हम क्या क्या देखने वाले हैं, कि इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, मीनिंग क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, और हम फेमिलियर हो जाएं कुछ ऐसी टर्म्स के साथ। किस टाइप की टर्म? फ्रीडम, इक्वालिटी, सिटीजनशिप, जस्टिस, डेवलपमेंट, नेशनलिज्म, सेक्युलरिज्म एंड सो ऑन। सो जब हम बिगिन करेंगे एक डिबेट या आर्ग्यूमेंट किसी भी टॉपिक पे, हम यूजुअली क्या आस्क करते हैं, क्या पूछते हैं, व्हाट डज दिस मीन, मतलब क्या है भाई इसका, व्हाट डज इट मैटर, हाउ डज इट मैटर, ये क्यों पढ़ रहे हैं हम, क्या फायदा होगा इसे पढ़ के। तो जो पॉलिटिकल थ्योरिस्ट हैं हैव आस्क व्हाट इज फ्रीडम, उन्होंने पूछा आज़ादी क्या है, या व्हाट इज इक्वालिटी, इक्वालिटी क्या है, एंड प्रोवाइडेड डाइवर्स डेफिनेशंस। So unlike in mathematics, there can be one definition of a triangle or square, political theory में ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मैथ्स जैसे सब्जेक्ट है, जो स्टैटिक सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें कुछ ही फॉर्मूलाज होते हैं और किसी भी क्वेश्चन का एक ही आंसर आता है। अगर आप 2+3 बोलोगे तो इसका आंसर 5 ही आएगा, अगर आप इसमें फैक्टोरियल वगैरह सब ना लगाओ। नॉर्मल 2+3 इज ऑलवेज 5। बट जो पॉलिटिकल थ्योरी है उसमें एक सवाल का जवाब एक नहीं होता है, एक सवाल के 1,00,000 जवाब हो सकते हैं, और वो सारे जवाब भी सही हो सकते हैं। सो लेट्स कीप दिस पार्ट बाय नाउ। इसका अगला पार्ट हम कवर करेंगे अपने अगले वीडियो में। तो आपको कोई भी अगर कंफ्यूजन या क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसे शेयर कर सकते हैं हर उस इंसान के साथ जिसको इसकी ज़रूरत है। So thank you so much. I will meet you all in my next video.